हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज यूजी नेट पेपर 1 वीडियो 12 है ये। और इसके पहले की 11 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आशा करती हूँ कि आपने सभी वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो अवश्य देखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी यूजी नेट पेपर के लिए, पीएचडी की जो आपकी प्रवेश परीक्षा होगी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शुद्ध प्रतिमान का प्रयोग करने में निम्नलिखित में से किस क्रम को उपयुक्त माना जाता है? ठीक है। पहला क्या है? परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष। सारे में यही है, थोड़ा सा अंतर है। दूसरा है शोध समस्या निर्धारित करना, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, फिर है सामान्यीकरण पहुंचना और लास्ट में निष्कर्ष। निष्कर्ष लास्ट में ही आएगा, लेकिन हमें ये देखना है कि क्रम वाइज हमारा क्या सही होगा। तो हम अगर देखते हैं तो राइट ऑप्शन यही हो जाएगा बी, क्योंकि शोध पहले समस्या का निर्धारण। ठीक है, पहला क्या पॉइंट होता है अगर हम करते हैं, पहले शोध समस्या का निर्धारण, पहले हम समस्या निर्धारित करेंगे समस्या क्या है पहला। दूसरी बात है परिकल्पना निर्माण। तीसरी बात है परिकल्पना का फिर परीक्षण करेंगे हम। और उसके बाद है सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष। और अगर हम क्रम वाइज देखते हैं तो मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको। देखिए, पहला तो ये हो गया शोध समस्या निर्धारित करना, दूसरा परिकल्पना निर्माण हो गया, ये दूसरा। ठीक है, पहला दूसरा। और तीसरा क्या हो जाएगा इसमें? प्रदत्तों का संकलन होगा। ठीक है, तीसरा प्रदत्तों का संकलन। ठीक है, तीसरा प्रदत्तों का संकलन। उसके बाद चौथा हो जाएगा प्रदत्तों का विश्लेषण। ठीक है, प्रदत्तों का ये संकलन और प्रदत्तों का विश्लेषण। ठीक है, ये हो जाएगा विश्लेषण दूसरा। उसके बाद का तो पहला है शोध समस्या निर्धारित करना, दूसरा परिकल्पना का निर्माण, तीसरा है परिकल्पना परीक्षण और उसके बाद आएगा परिकल्पना प्रदत्तों का संकलन, फिर आएगा प्रदत्तों का विश्लेषण, उसके बाद सामान्यीकरण पर पहुंचना, फिर उसके बाद आएगा निष्कर्ष। ठीक है, इसके बाद आएगा। तो इस तरीके से क्रम वाइज ये है और राइट ऑप्शन हमारा बी। सेकंड क्वेश्चन है शोध आचार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक असुरक्षित चरण माना जाता है? ठीक है, पहला है अध्ययन के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र को परिभाषित करना, दूसरा है समग्र एवं प्रतिदर्श पद्धति को परिभाषित करना। ठीक है, तीसरा है प्रदत्तों का विश्लेषण यानी डाटा एनालिसिस, उसके बाद है उनकी व्याख्या तथा परिणाम की जानकारी, रिपोर्टिंग और जो है ऑफ रिजल्ट। और शोध के चौथा क्या है? डी, शोध के साधनों का चयन चाहे गुणात्मक अथवा मात्रात्मक हो, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स वेदर क्वालिटेटिव और कॉग्निटिव। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रदत्तों का विश्लेषण और उनकी व्याख्या तथा परिणाम की जानकारी। ठीक है, ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है शोध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श तकनीक में इकाइयों को निकालने में यादृच्छिकरण और समान संभाव्यता होती है? ठीक है, पहला है, इंग्लिश में क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा कहीं से तो। उसके बाद है पहला अनुपातिक प्रतिदर्श चयन, दूसरा है स्नोबल प्रतिदर्श चयन, तीसरा है अस्तरित प्रतिदर्श चयन और चौथा है विमात्मक प्रतिदर्श चयन और उसके बाद है विमात्मक प्रतिदर्श चयन और ई है गुच्छ प्रतिदर्श चयन। थर्ड क्वेश्चन है और हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? राइट ऑप्शन हो जाएगा सी और ई। ठीक है, एक तो अस्तरित प्रतिदर्श चयन और ई हो जाएगा गुच्छ प्रतिदर्श चयन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन
ये सी और ई हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या है हमारा इसमें आएगा सी और ई। ठीक है, ये दोनों चीजें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध सोपानों को शोध प्रबंध में प्रस्तुत करते समय किस क्रम में दर्शाया गया है, यानी उसका क्रम क्या होगा। तो शोध सोपानों को शोध प्रबंध में प्रस्तुत करते समय जो क्रम है वो क्या होंगे, पहला देखते हैं परिचर्चा, साहित्य की समीक्षा, परिणाम, अवधारणा, ढांचा, समस्या। सभी विकल्प जो है सारे में यही मिलेंगे, बस इन्हें हमें क्रम वाइज लगाना है। तो हम देखेंगे कौन सा क्रम इसमें सही होगा, और इस तरीके का क्वेश्चन जरूरी पूछा जाता है, क्रम लगाने के लिए जरूर क्वेश्चन एक आता है। ठीक है, तो पहला देखिए क्या होगा, समस्या होगी। ठीक है, पहली बात क्या है, समस्या। दूसरा क्या होगा, साहित्य की फिर समीक्षा, संबंधित साहित्य जो होगा उसका हम सर्वेक्षण करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। पहले तो हमारे सामने समस्या होगी जिसपे हम शोध करना चाहते हैं, तो पहला सोपान क्या है, पहला हो जाएगा समस्या, फिर संबंधित जो साहित्य होगा उससे, जो समस्या उससे संबंधित जो साहित्य क्या होगा उसका हम सर्वेक्षण करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा अवधारणा, फिर ढांचा, फिर उसके बाद परिचर्चा। तो इसके बाद ऐसे होके ये आया, लास्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। शोध प्रबंध प्रस्तुत में किस क्रम में दर्शाया जाता है, इस क्रम में दर्शाया जाएगा। और शोध के प्रमुख कितने सोपान होते हैं, 4 होते हैं। जैसे ज्ञान क्षेत्र को किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा, दूसरा होता है प्रासंगिक तथ्यों का संकलन, और तीसरा होता है तार्किक विश्लेषण एवं अध्ययन, और चौथा क्या होगा, निष्कर्ष की प्रस्तुति। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शोध साहित्य के सर्वाधिक तार्किक क्रम को दर्शाता है। ठीक है, किसी शोध समस्या की पहचान कर उसे परिभाषित करना, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण तथा परिणामों की जानकारी देना। ठीक है, और ये शोध ये भी क्रम, तार्किक क्रम को ये दर्शाता है, तो कौन सा क्रम हुआ जो सही होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि किसी शोध समस्या की पहचानना पहले उसे, फिर उसका परिभाषित करना उसे, उसके बाद परिकल्पना का निर्माण, फिर परिकल्पना परीक्षण होगा तथा परिणामों की जानकारी दी जाएगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, यही होगा। और एक तरीके से मैं और बताती हूँ, देखिए शोध प्रक्रिया का सर्वाधिक तार्किक क्रम अगर सारे देखते हैं हम, तो हम इस तरीके से पहला पहला हो जाएगा हमारा, शोध विषय का निर्धारण करना है, पहले हमें विषय क्या है उसका निर्धारण करेंगे। दूसरी बात है शोध समस्या का निर्धारण करेंगे और उसको परिभाषित करेंगे, यानी शोध समस्या का निर्धारण में परिभाषित करना। तीसरा पॉइंट आएगा संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण, क्योंकि जब तक हम व्यापक सर्वेक्षण नहीं करेंगे तो हम अपनी शोध को नहीं लिख पाएंगे, शोध नहीं कर पाएंगे हम। तो संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण करना है हमें, उससे जो भी संबंधित साहित्य होंगे उसका हमें सर्वेक्षण करना है। उसके बाद है परिकल्पना या प्राकल्पना का निर्माण करेंगे। फिर है शोध की रूपरेखा तैयार करना, शोध की रूपरेखा तैयार करेंगे। फिर तथ्य संग्रह एवं तथ्य विश्लेषण करेंगे, पहले हम तथ्यों का क्या करेंगे, उनका तथ्य जो भी होंगे उससे संबंधित उसका क्या करेंगे, हम संग्रह करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उनका विश्लेषण करेंगे। ठीक है, संग्रहण करने के बाद क्या करेंगे, हम उनका विश्लेषण करेंगे। उसके बाद परिकल्पना परीक्षण तथा परिणामों की जानकारी, परिकल्पना परीक्षण करेंगे, फिर परिणामों की जो है जानकारी देना। उसके बाद सामान्यीकरण की व्याख्या और शोध प्रतिवेदन, लास्ट में क्या होगा, शोध प्रतिवेदन तैयार करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। आप जो मैंने पॉइंट बताया आप उसे लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और दोबारा से आप रिपीट करके सुन के। तो शोध प्रतिवेदन तैयार करना लास्ट, राइट ऑप्शन हमारा है इसमें ए। 6 क्वेश्चन है, जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों को प्रतिदर्श से बड़े किसी समूह अध्ययन के संदर्भ से इतर है तक विस्तार किया जा सके तो यह क्या कहलाती है, आंतरिक वैधता, प्रक्रियात्मक संबंध, ब्राह्य वैधता या परिकल्पनात्मक विन्यास। ठीक है, और 6 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्राह्य वैधता, ऑप्शन सी ब्राह्य वैधता कहलाती है। ठीक है, देखिए जब किसी अध्ययन में प्राप्त परिणामों से प्रतिदर्श से बड़े किसी समूह
यानी अध्ययन से, संदर्भ से इधर तक विस्तार किया जा सके तो वह वैधता कहलाता है। वैधता शोध अध्ययन का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण और आवश्यक लक्षण होता है। बहुत बार मैंने बताया है वैधता क्या है, ठीक है। कोई भी शोध हो वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो वैधता शोध अध्ययन का क्या है, एक महत्वपूर्ण और आवश्यक, ठीक है। ये वैधता क्या है, एक महत्वपूर्ण और आवश्यक है भी है, ठीक है। और आवश्यक क्या है, लक्षण है, ठीक है, ये लक्षण है। और वैधता आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में पाई जाती है, ठीक है। ये आंतरिक वैधता, आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में पाई जाती है, ठीक है। तो ये बाह्य वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची और आगे शोध करने में रुचि, शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है। शोधकर्ता के विशद ज्ञान को यानी व्यापक ज्ञान को दर्शाता है या रिपोर्ट को प्रमाणिक बनाता है, रिपोर्ट का वैकल्पिक भाग है, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, शोध ग्रंथ जो सूची है वो और आगे शोध में रुचि रखने वालों को, इंटरेस्ट रखने वालों की क्या करती है, वो सहायता करती है, जो शोध रिपोर्ट में दी गई होती है। ग्रंथ सूची को शोध रिपोर्ट के अंत में लिखा जाता है। ग्रंथ सूची हम कब लिखते हैं, जब हमारा पूरा प्रतिवेदन, शोध प्रतिवेदन तैयार हो जाता है तो उसे अंत में लिखा जाता है, ठीक है। ग्रंथ सूची जो होती है अंत में ग्रंथ सूची लिखी जाती है, ठीक है, अंत में। और उसे अंत में लिखा जाता है और ग्रंथ सूची को शोध रिपोर्ट के अंत में लिखा जाता है, जिसमें पुस्तकों, जो पत्रिकाएं होती हैं, वेबसाइट होते हैं और अन्य जो प्रकाशन होते हैं उनकी एक सूची शामिल होती है उसमें, ठीक है, जो किसी न किसी तरह से अध्ययन के विषय से के लिए प्रासंगिक होती है। यानी हमने कहाँ कहाँ से अध्ययन किया, कहाँ कहाँ से हमने लिया, क्या क्या पढ़ के हमने शोध अपना प्रतिवेदन तैयार किया है, तो उन सब की सूची जो होती है वो लास्ट में, अंत में लिखनी होती है जब हमारा सारा प्रतिवेदन तैयार होता है। और इस प्रकार से ग्रंथ सूची उन सभी सामग्रियों को सूचीबद्ध करती है जिसका प्रयोग अनुसंधान कार्य के दौरान परामर्श के लिए क्या किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ए। 8 है, शोध की किस अवस्था में शोध पत्र के लिए सूचनाओं की श्रेणियों के विनिर्दिष्टीकरण तथा संगठन के आधार पर एक प्रक्रियात्मक शोध संबंध की रचना होती है। शोध अभिकल्प, परिकल्पना निर्माण, साहित्य की समीक्षा, प्रदत्त विश्लेषण। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, साहित्य की समीक्षा, ठीक है। क्या हो जाएगा, साहित्य की समीक्षा। देखिए जब भी हम शोध करेंगे हमें उससे संबंधित साहित्य पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। साहित्य समीक्षा के द्वारा ही क्या होता है, अनुसंधान करदा किसी क्षेत्र में क्या हो चुका है को उस क्षेत्र में क्या करना शेष है। यानी जब तक हम संबंधित साहित्य का क्या करेंगे, सर्वेक्षण नहीं करेंगे, ठीक है, सर्वेक्षण हम नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना शोध हो चुका है, कितना नहीं हुआ है, ठीक है। सर्वेक्षण के तो द्वारा ही हमें पता चलता है कि इसमें कितना, कोई भी समस्या है और जो शोध है, टॉपिक हम लेते हैं तो उसमें हम सर्वेक्षण, पहले संबंधित साहित्य का क्या करते हैं, उसका सर्वेक्षण करते हैं, उसे पूरा पढ़ते हैं, देखते हैं, उससे संबंधित जो भी चीजें होती हैं तो हमें पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितना अब तक शोध हो चुका है, क्या क्या चीजें उस के बारे में जान ली गई हैं, ठीक है। यानी शोध जो है वो कितना अब तक हो चुका है और उसके बारे में कितनी जानकारी अब तक मिल चुकी है और कितनी क्या है, नहीं मिली है, ठीक है। तो हम ये है, ये चीजें जानेंगे और कि कितनी जानकारी उसमें हो चुकी है और कितनी नहीं मिली। तो फिर जो जानकारी नहीं मिली है उसके आधार पे हम क्या करते हैं, संबंधित साहित्य जो होता है उसी के आधार पे हम एक रूपरेखा तैयार करते हैं और अनुसंधानकर्ता को विभिन्न सोपानों पर सावधान रखते हुए अनजाने व जो है में हो सकने वाली जो तरह तरह की त्रुटियों से वह क्या करता है, इससे बचता है, जो गलतियां होती है। और अनुसंधान के उपयुक्त रूपरेखा तैयार करने में क्या होता है, इससे मदद मिलती है, ठीक है। तो संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है शोध पत्र तैयार करने में।
चलिए, 9th क्वेश्चन है, शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विभिन्न चरों की पहचान तथा तार्किक औचित्य स्थापनोपरांत अगला चरण है सर्वेक्षण करना, परिकल्पना निर्माण, सामूहिक चर्चा पर बल देना, किसी अनुसंधान में प्रयोग करना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा परिकल्पना निर्माण, ऑप्शन बी। ठीक है, चर यानी वेरिएबल्स होते हैं, चरों की पहचान, तार्किक औचित्य स्थानोपरांत अगला चरण क्या होगा? अगला चरण क्या हो जाएगा? परिकल्पना निर्माण हो जाएगा। ठीक है, परिकल्पना निर्माण के स्रोत होते हैं कई। पहला इसमें आ जाएगा व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत अनुभव पहला, ठीक है, इसमें व्यक्तिगत अनुभव। दूसरा पॉइंट है इसमें पहले किए शोध के परिणाम, यानी जो पहले शोध हो चुका उसका क्या परिणाम निकला, पहले जो शोध हुआ उसका शोध का परिणाम। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पुस्तकें, शोध पत्रिकाएं। तीसरा है पुस्तकें, शोध पत्रिकाएं, ठीक है, पत्रिकाएं और जो शोध सार, ये सब। ठीक है, चौथा पॉइंट है इसमें उपलब्ध सिद्धांत, उपलब्ध सिद्धांत। उसके बाद है निपुण विद्वानों के निर्देशन में, यानी जो गाइड होते हैं हमारे, हमने क्या किया करते हैं, हम शोध लिखते हैं जब भी, तो उनके निर्देशन में, उनके दिशा निर्देश के द्वारा ही हम काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और परिकल्पना निर्माण है विभिन्न चरों पहचान तथा औचित्य स्थानोपरांत अगला चरण जो होता है। लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, परिकल्पना है एक निश्चित एवं स्थापित निष्कर्ष, शोध पत्र का एक भाग, आंकड़ों का मूल्यांकन करने की रणनीति, व्याख्या प्रदान करने वाला एक अंतिम कथन। और 10th क्वेश्चन है, और हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा परिकल्पना क्या है? व्याख्या प्रदान करने वाला क्या होता है? एक अंतिम कथन। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। परिकल्पना जो है व्याख्या प्रदान करने वाला एक अंतिम कथन होता है। और बहुत से विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं भी दी हैं, आप लिख सकते हैं। जैसे कारिगलर के अनुसार दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों के अनुमानित कथन को क्या कहा जाता है? परिकल्पना कहा जाता है। ठीक है, किसने की कही है? ये कही है करी गलर। ठीक है, वैज्ञानिक है ये करी गलर। इन्होंने क्या कहा है कि दो या दो से, परिभाषा वगैरह पूछ लेता है तो आप लिख लीजिए, दो या दो से अधिक चरों, वेरिएबल्स होते, चरों के बीच संबंधों के अनुमानिक कथन को परिकल्पना कहा जाता है। जो ये अनुमानिक कथन होता है अनुमानित के द्वारा, उसको क्या कहा जाता है? परिकल्पना। ठीक है, परिकल्पना इसको कहा जाता है। ये किसने कहा है? वैज्ञानिक है करी गलर। ठीक है, तो ये है लास्ट क्वेश्चन, परिकल्पना क्या है। और 10 क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, जिससे आपका धीरे धीरे अच्छे से कंप्लीट होता चले। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।